एक पिंजड़ा है, एक यहां पे एक केज है, एक केज है, राइट। इस केज में पिंजड़ा है, इस केज में एक शेर है, राइट। इस केज में एक शेर है और शेर ने रस्सी को पकड़ा हुआ है। क्या समझे? राइट। और मास ऑफ बॉक्स, मास ऑफ दिस केज इज इक्वल टू 30 kg एंड मास ऑफ दिस शेर इज इक्वल टू कितना? शेर का मास कितना है? 60 kg। बात समझ में आई? क्योंकि हर आदमी खुद को शेर समझता है, तो ये भी शेर ही है, ठीक है। अब क्या है मामला? अब बताइए, ये ऐसी हालत में ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है? की रेस्ट पे है, बताइए। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, की रेस्ट पे है? बोलो। रेस्ट पे है। जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा? ये सिस्टम रेस्ट पे होगा। निहायत बेवकूफी की बात है। बात समझ में आई? क्यों बेवकूफी की बात है? अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम ले लेता हूं, इस पूरे को एक सिस्टम ले लेता हूं, इसके अंदर कितना मास है? कितना मास है? अरे बोलो भी। 90 क्या? हाँ, इस डब्बे के अंदर 90 kg मास है। लटकते हैं, एक इधर एक इधर, रस्सी सेम है, टेंशन सेम होगा। आदमी जितने से खींचेगा वही टेंशन हो जाएगा। तो टी इधर, टी इधर। समझ में आई? 100 न्यूटन वेट नीचे की तरफ और 2T ऊपर की तरफ। अब बताओ, ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा टी पे ना, वो तो कुछ भी हो सकता है यार। वो तो ज्यादा फोर्स से खींच देगा तो ऊपर जाने लगेगा, कम से खींचेगा तो नीचे आने लगेगा, छोड़ देगा तो गिर जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा। तो तुमको जवाब होना चाहिए कि इट विल डिपेंड ऑन दी फोर्स बाय मैन ऑन स्ट्रिंग। ये थोड़ी कि सर रुका हुआ है, ये तो क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो ऊपर जा नहीं रहा है, क्योंकि डायग्राम वहीं पे बना हुआ है, डायग्राम ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए वो रुका हुआ है कि नहीं? अब बताओ, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये डायग्राम कब किसका डायग्राम है? बोलो। ये केज और मैन को कंबाइंड ले लिए, ये उसका डायग्राम है, ठीक बात है। अब बताओ, ये डायग्राम कब सही है? जब ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि रुका है? हमेशा सही है। ये फोर्स डायग्राम हमेशा सही है। ये तो टी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये किधर जाने लगे। बात समझ में आई? चलिए बड़ी। ये किसका फोर्स डायग्राम बताओ? फोर्स डायग्राम ऑफ शेर एंड केज। शेर और केज दोनों आ गया, कंबाइंड डायग्राम है। कैसा बनेगा? दोनों का इकट्ठा ड्रॉ कर लिया और 2T ऊपर बना दिया। हो सकता है कोई पूछे कि तुम जरा शेर का अलग और केज का अलग डायग्राम बनाओ। क्या करोगे? ये केज हो गया, शेर को जरा अलग करो, क्या हो जाएगा? शेर का वेट कितना? 60 kg है, तो मास वेट कितना? 600 न्यूटन। और यहां दो कड़े सरफेस, शेर इस पे खड़ा था, ये इस पे धक्का देगा N से, ये इस पे धक्का देगा N से, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आई? ये इस पे धक्का देगा, इस पे। आदमी ने, इस शेर ने रस्सी को खींचा है, तो रस्सी भी क्या करेगी? इसको खींचेगी, टी से खींचेगी, खींचेगी, खींचेगी ना। तो क्या बोलो? इसका मतलब ये हो गया कि ये आदमी का डायग्राम हो गया। इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? बोलो। इसका खुद का वेट, इसका धक्का फर्श का, और रस्सी का खिंचाव, तो इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। और केज पे क्या हो रहा है? केज का वेट कितना? 300 न्यूटन बॉडी का वेट, और इसका रिएक्शन, और ऊपर एक केज से एक ही रस्सी लटकी हुई है। ये तो आदमी को खींच रही है ना, और ये तो केज को खींच रहा है। कितना? T, राइट। ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। तो तुम ध्यान से देखो, फिर से बता दें इसको, फिर से बता दें।
केज यहां पे है, मैन इस पर था, मेंटली मैन को अलग करो, मैन का वेट हो गया 600 न्यूटन, नीचे ये रिएक्शन है, N1 N1 से धक्का देंगे दोनों एक दूसरे को, और इसने रस्सी को खींचा, इसलिए रस्सी भी इसको टी से खींचेगी, रस्सी को इसने खींचा है तो रस्सी को भी इसको टी से खींचेगी। तो ये डायग्राम बन गया किसका, मैन का। केज का अपना वेट कितना है 300 न्यूटन, केज पे ऊपर से टी भी लग रहा है। तो अगर मैं कहता हूं कि मैन और केज का कंबाइंड डायग्राम ऐसा है, केवल मैन का डायग्राम तो कैसा बोलोगे, मैन का नीचे की तरफ कितना 600 प्लस क्या n, नीचे की तरफ 600 नीचे, ऊपर कितना n प्लस टी, ये किसका डायग्राम है, मैन का। तो ये बॉक्स का डायग्राम कैसा बना बोलो, 300 नीचे और n भी नीचे, ठीक है, और कितना t ऊपर, ठीक ना। तो ये डायग्राम, तो तुमको अगर पूछे 3 डायग्राम बना, पहला डायग्राम 900 ऐसे, 2t ऐसे, ये एक डायग्राम बन गया। दूसरा डायग्राम n प्लस टी ऊपर ऐसे और 600 नीचे, ये दूसरा डायग्राम। और एक तीसरा डायग्राम कौन सा बना, t ऊपर और 30 प्लस n नीचे, यही 3 डायग्राम बने। ये डायग्राम किसका है, केज का और प्लस शेर का, है कि नहीं, उसका हो गया। ये किसका डायग्राम है, केवल शेर का, और ये किसका है, केज का। अलग अलग डायग्राम बना सकते हो, क्यों बना रहा हूं, बस ऐसे ही, ऐसे ही। झूठ बोलना अच्छी बात है ना, तो बोले क्यों, हाँ? ठीक है, ये डायग्राम बन गया है। खैर, खाली इतना डायग्राम बना के पूछो कि ये रेस्ट पे है कि चल रहा है, तो कर सर रेस्ट पे है, कोई कहता है गजब बेवकूफी है। अरे वो डिपेंड करेगा, जितना फोर्स लगाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि रुका हुआ है, कैसे पता, ब्रह्मा जी हो जान रहे हो तुम क्या। अभी तो प्रॉब्लम अब शुरू करेंगे, ये हट मिटा दे सब। कहता है इफ रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम अगर रेस्ट पे है तो क्या करोगे, डिस्कस, डिस्कस एवरीथिंग, हर चीज डिस्कस करो। अगर क्या सिस्टम रेस्ट पे है तो चुपचाप एक काम करना, केज और लायन का, केज और का, शेर का तुम डायग्राम बना लेना, ठीक है कि नहीं। केज और शेर का कंबाइंड मास कितना है 60 और 30, 900 न्यूटन नीचे की तरफ, राइट। और टी ऊपर कितना लग गया, ऊपर 2t। क्या कह रहा है, पूरा चीज रुका हुआ है, राइट। मतलब 2t किसके बराबर हो गया, तो 2t इज इक्वल टू हो गया t, क्या हो गया, मतलब क्या, मतलब की क्या है, फोर्स बाय मैन ऑन द रोप। तो फोर्स बाय मैन ऑन द रोप क्या हो गया, मैन के द्वारा रोप पे कितना फोर्स लगा, 450 न्यूटन, कितना फोर्स लगा, है कि नहीं। जरा मैं मैन का एफबीडी बनाऊं, मैन का वेट कितना 600, मैन का वेट, पत्थर की है, पत्थर एन धक्का दिया और रस्सी को ये खींचा, रस्सी को खींचेगा, रस्सी इसको खींचेगी, कितने से, टी से। ये मैन का डायग्राम बन गया, सॉरी ये मैन का डायग्राम बन गया। क्या क्या, नीचे की तरफ 600, ऊपर की तरफ टी प्लस एन। लेकिन ये डायग्राम कब सही है, जब आदमी रेस्ट पे है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, हमेशा सही है, ये हमेशा सही है। और ये डायग्राम, ये भी हमेशा सही है, ये भी हमेशा सही है। अभी तो बोल रहे थे जब रेस्ट करो, मौसम की तरफ बदलोगे तो बारिश हो जाएगी और डूब जाओगे नाव लेके अपनी, समझ लो। हाँ, कारण हार नहीं मिलेगा कोई। फिलहाल अभी रेस्ट पे है, ठीक है। तो क्या करोगे, टी प्लस एन इज इक्वल टू क्या 600, तो टी तो 4.5, 150 न्यूटन। बात समझ में आई। वेइंग मशीन पे शेर खड़ा है, आदमी खड़ा है, उस वेइंग मशीन पे क्या हो रहा है, मशीन पे उसका वेट लग रहा है कि रिएक्शन, रिएक्शन, और रिएक्शन की वैल्यू कितनी है 150 न्यूटन है, ठीक बात। यानी वेइंग मशीन उसके वेट को पढ़ेगी कि रिएक्शन को पढ़ेगी, बोलो।
ये तो आदमी का डायग्राम हुआ। वेइंग मशीन किसको पड़ेगी? रिएक्शन को। तो वेइंग मशीन क्या बताएगी कि शेर कितने किलोग्राम का है? 15 किलोग्राम का है। वेइंग मशीन क्या बताएगी? क्योंकि वेइंग मशीन को रिएक्शन कितना पता चल रहा है? 150 न्यूटन। जबकि हकीकत क्या है? शेर कितने का है? 60 किलोग्राम का शेर है ये, राइट? 60 किलोग्राम का है, लेकिन उसमें रिएक्शन कितना रहा मशीन पे? 150 न्यूटन। तो मशीन को क्या लगेगा कि ये शेर कितने किलोग्राम का है? तब 15 किलोग्राम का शेर होगा। वो मरियल कुपोषित आदमी है भारत का, शेर और नहीं है, इसलिए हम उसको आदमी कहेंगे, ठीक है? वो भी इंडियन कहेंगे, राइट? बात समझ में? तो क्या हुआ? जब सिस्टम रेस्ट पे था उस वक्त आदमी ने रोप पे कितना फोर्स लगाया? 450। और ये रेस्ट पे था कि ये तो 150 न्यूटन आ गया रिएक्शन, तो इतना आ गया। अभी कहता हूं कि अगर ऐसा हो जाए कि अच्छा ये बताओ इसका एक्चुअल वेट कितना था आदमी का? 600 न्यूटन का। लेकिन मशीन क्या एक्चुअल बता रही है? नहीं। यानी जब वो रेस्ट पे है तो मशीन एक्चुअल नहीं बता रही है। एक्चुअल में तो उसका वेट कितना है? 600 न्यूटन है, लेकिन मशीन कितना बता रही है? 150 न्यूटन बता रही है। 450 न्यूटन का फर्क हो गया, क्योंकि वो रस्सी को जितना खींचा था उतना कम हो गया उसका, है कि नहीं? क्या करे कि उसका वेट जो है बराबर दिखाने लगी मशीन? पूछ रहा है फाइंड फोर्स बाय मैन ऑन इफ वेइंग मशीन शोज एक्चुअल रीडिंग। एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी बोलो? उसका मास कितना है? 60 किलोग्राम। तो वेइंग मशीन एक्चुअल रीडिंग दिखाए, यानी आदमी के वेट के बराबर रिएक्शन लगाए, यानी रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए तब? 600 न्यूटन होनी चाहिए। वेइंग मशीन हमारा क्या पड़ता है? वेट की रिएक्शन, क्योंकि हम कहीं भी खड़े होते हैं तो हमारा वेट हम पे लगता है, मशीन पे रिएक्शन लगता है, ठीक ना? तो रिएक्शन कितना हो गया मशीन का? 600 न्यूटन, ठीक बात है। पूछा है कि बताओ क्या होगा, क्या करना चाहिए? एक बात तो तय है कि जब मशीन एक्चुअल रीडिंग दिखाएगी तो मशीन रुकी, तो पूरा सिस्टम रुका नहीं रहेगा। रुके रहने पे तो एक्चुअल दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा हो। अब बताइए सिस्टम ऊपर जा रहा होगा कि नीचे? सिस्टम ऊपर जा रहा होगा कि नीचे? वो पानी गिर रहा है क्या ऊपर? किनारे हट जाओ, केमिकल पानी होता है वो। हाँ, समझदार आदमी हो, किनारे हो जाओ जरा, कि वहीं अड्डा जमा हो, रजिस्ट्री का। अब क्या हो रहा है? अब बताओ किधर जा रहा होगा पूरा सिस्टम, ऊपर की नीचे? नीचे। कैसे पता? टेंशन कम हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना? हाँ। टेंशन कम होगा तो जीरो आ जाएगा, वो टेंशन जीरो हो जाएगा। टेंशन जीरो होगा तो रुकेगा वो नालायक। हाँ, मतलब टेंशन जीरो हो गया तो नीचे आने लेगा। जब नीचे आने लेगा तो फ्री फॉल हो जाएगा, तब तो रिएक्शन जीरो दिखाने लगेगा। ये कह रहा है कि इस डायग्राम में क्या करिए कि टेंशन को जीरो कर दीजिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। बताइए इस प्रोसीजर में क्या गलती है? यहां पानी केमिकल का बच्चों को ऊपर गिर रहा है, आपसे बोले थे। हाँ, तुम बोल रहे हो कि ये जो है ये एन और टी जीरो कर देंगे तो एन 600 हो जाएगा। बताओ इस प्रोसीजर में क्या गलती है? टी जीरो कर दोगे तो आदमी खींचना बंद कर देगा। खींचना बंद कर देगा तो क्या होगा? इसमें गलती है कि तुम मान रहे हो कि टी इक्वल टू जीरो होने पर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये गलती है। क्यों ऐसा मान रहे हो कि टी जीरो हो जाएगा तब भी बॉडी? टी जीरो हो जाएगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी ही नहीं, क्योंकि जब खींचेगा ही नहीं तो फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल करेगा तो एन जीरो हो जाएगा, तब तो और नहीं दिखाएगा। तब तो मशीन दिखाएगी शेर है ही नहीं पिछड़े में, क्योंकि एन जीरो आ जाएगा ना। अगर वो छोड़ दिया तब तुम्हारे हिसाब से टी जीरो कर दिया, तब तो टी जीरो हो गया तो एन कितना आ गया? तब तो फ्री फॉल करने लगेगा। तब ये वेट को एन बैलेंस नहीं करेगा, तब एन जीरो हो जाएगा और इस 600 से वो फ्री फॉल करेगा। ये 600 तब एन के बैलेंस के काम में नहीं आएगा, तब वो फ्री फॉलिंग के काम में आ जाएगा। ठीक है, क्या बताइए क्या करे बॉडी? आदमी ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? इसके लिए आदमी का फोर्स डायग्राम बनाओ। क्या करोगे? हमेशा फोर्स डायग्राम कंपास की तरह काम हो, तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। ठीक है, जैसे ये है डब्बा, इस डब्बे में आदमी का वेट 600, ये एन से धक्का देगा, क्यों? और रस्सी टी से खींचेगी, क्यों? खींचेगी ना। ये इसका डायग्राम बन गया श्योर। अब इसका डायग्राम देखो, 600 नीचे,
और एन और टी ऊपर। तुमसे कह रहा है कि एन की वैल्यू किसके बराबर है, लेकिन तुम सुनना मत। अब पन्ना पलट लो, कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा तुमको। शांति से बंद करो कॉपी और देखो इधर, ना लागे भिखारी। एन की वैल्यू वेइंग मशीन एक्चुअल रीडिंग दिखा रहा है, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 600 हो गई। तो ये 600 और ये 600 गया काम से, केवल क्या बचा है यहाँ पे, टी। यानी आदमी पे अगर एन को इसके बराबर कर दिए तो नेट फोर्स किधर आ गया, टी के बराबर आ गया, और वो ऊपर की तरफ है। यानी पक्का है कि आदमी ऊपर की तरफ जाएगा, कि कोई नेट फोर्स पक्का है कि ऊपर की तरफ जाएगा। 60 किलोग्राम का आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है, एन और 600 बैलेंस हो गए, ठीक ना। तो क्या लिखिएगा, पहला काम, टी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना हुआ इसका बताइए, इसका मास 60, हाँ 60 इंटू ए, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, अच्छा ऊपर जा रहा है। और दूसरा कंबाइंड लोग केज, और इसमें कितना मास था टोटल, 900 था टोटल, और कितना फोर्स लग रहा था, 2T। ये भी ए से ऊपर जाएगा, क्यों, ये भी तो ए से ऊपर जाएगा। तो 2T बढ़ा कि 900, 2T माइनस 900 इज इक्वल टू कितना, मास 90 इंटू ए, है ना। अब T की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो कितना आ गया, 120 ए, है ना, 120 ए, और ये 90 इधर जाएगा तो कितना, 120 ए माइनस 900 इज इक्वल टू 90 ए, इधर आ गया 30 ए इज इक्वल टू कितना, 900, ए कितना आ गया 30, ए को इसमें रखो यहाँ, तो टी कितना आ गया 1800 न्यूटन। यानी आदमी अब कितने से खींचेगा, 1800 न्यूटन से, और कितने एक्सेलरेशन से टोटल सिस्टम ऊपर जाएगा, 30 से, है ना। और रिएक्शन कितना होगा उस वक्त, 600। यानी ये हो गया कि अगर एक्सेलरेशन 30 होगा ऊपर की तरफ, टेंशन होगा 1800 और रिएक्शन होगा 600। ये एक कॉम्बिनेशन मिला। पहली बार क्या था, जब वो इक्विलिब्रियम में था तब ए 0 था और रिएक्शन 150 था और टेंशन 450 था। ये एल वाला केस कब था, जब रेस्ट पे था। ये वाला केस कब आया, जब एक्चुअल रीडिंग दिखा रही है मशीन। और ये चीज कहां से समझ में आई कि वो ऊपर जाएगा, आदमी के फोर्स डायग्राम बनाने से समझ में आई है, क्योंकि 600 तो बैलेंस कर गया ना, रिएक्शन वेट बैलेंस कर गया, है कि नहीं। टी ऊपर की ओर लगा रह गया, इसलिए बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। समझ में रहे हो, अक्षर लिखो। कि एक जो है पानी है, पानी में क्या है, मछली है, मछली है, ये बॉल है, बॉल का मास m है, और ये बॉल नीचे आ रही है g/6 के एक्सेलरेशन से। और फिर मैंने क्या किया, इसमें से कुछ सामान निकाल लिया, ठीक है, हाँ बॉल में से चाबी निकाला, खोले, अंदर घुसे, निकाल के बाहर आ गए। बॉल में से जब बॉल कुछ सामान निकाली है तो बॉल बड़ी हो गई, बॉल क्या हो जाएगी, अरे बॉल की साइज वही है यार, बॉल की साइज वही है, बॉल में कुछ मास कम हो गया तो नया मास कितना हो गया, m माइनस डेल्टा m। अब ये ऊपर जाने लगा, जी मास कम हो गया तो ऊपर जाने लगा g/4 एक्सेलरेशन से, ठीक है। फाइंड डेल्टा m,
जो बाइंड फोर्स लगता है, अब बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं देखो इस केस में, बॉडी का वेट कितना mg नीचे की तरफ, बाइंड फोर्स mg क्यों लगता है, क्योंकि धरती हमारी माता है, वो हमें खींचती है किधर, अपने केंद्र की तरफ। ये बात किसने बताई, गैलीलियो ने। जी की वैल्यू किसने बताई, गैलीलियो ने, इसलिए बात ये है mg लगता है। तो mg क्यों खींचता है, क्यों लगा, गैलीलियो जाने। बाइंड फोर्स आर्किमिडीज जाने। नेट एक्सेलरेशन किधर हो गया, नीचे की तरफ। अब क्या लगाएंगे, F = ma लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, न्यूटन जाने। mg क्यों लगा, गैलीलियो जाने। बाइंड फोर्स क्यों लगा, आर्किमिडीज जाने। नेट एक्सेलरेशन नीचे है तो F = ma लगाएंगे, वो क्यों लगाएंगे, न्यूटन जाने। हम लोग कौन, तीनों को लगाने वाले हम लोग, हम ही लोग बड़े हम सब होते हैं। नेट एक्सेलरेशन नीचे है, कौन बड़ा, mg की b, तो क्या लिखेंगे, mg - b = नेट फोर्स हो गया। इस फोर्स की मैथमेटिकल वैल्यू ma के बराबर हो गया, m × क्या, g/6, पहला इक्वेशन। देखो इसका डायग्राम बनाओ, इसका वेट कितना हो गया, m - Δm। बाइंड फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है, बाइंड फोर्स, बाइंड यानी बायो का मतलब होता है उछालना, उछाल है ना, लाइफ बाय साबुन होता है जो जिंदगी को उछाल दे, क्वालिटी को, है कि नहीं। हाँ, टॉयलेट सोप में यूज होता है लाइफ बॉय, तो ये जो है इसलिए उछालना, राइट। तो ये उछाल का बल है, ठीक है। क्यों लगता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है। mg को लगता है अर्थ के अट्रैक्शन के कारण, ठीक है ना। तो बाइंड फोर्स जो है बॉडी के भीतर के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सिर्फ इस बॉडी का वॉल्यूम पहले भी वही था, अभी भी वही है, बॉल है, दबाओगे तो रबड़, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। इसका वॉल्यूम, बाइंड फोर्स दोनों केस में सेम है। तो इसका वेट कितना हो गया बोलो, इतना हो गया नीचे की तरफ। बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लगा, किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, p/4 है। तो कौन बड़ा, b की वैल्यू तो यहीं से आ गई, कितनी आ गई, mg - mg/6, 5 mg/6, है कि नहीं। अगर बाइंड फोर्स पूछे तो क्या बोल देना, 5 mg/6, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है। इसका क्या लिखोगे ऊपर की तरफ, b माइनस कितना, m - Δm × g = कितना, m × g/4। बात समझ में आई, श्योर, पक्का, 100%, लॉक कर दे। खोजो कहां गलती है, हाँ हाँ, कहां पे, कहां पे तो है, हाँ इधर टोटल मास लिखेंगे क्या, m - Δm × क्या, लोगों को आदत होगी F = ma कहने की, तो m × a करके काम चला लेते हैं। यहां से जोड़ोगे तो b और b गायब हो गए, यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Δm आ जाएगा, अभी निकाल लेना। नेक्स्ट, एयर में एक बैलून है, एयर में बैलून है, और बैलून जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है g/4 से। एयर में बैलून, तो वहां पे एयर की डेंसिटी भले कम होती है, लेकिन बाइंड फोर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। मैंने इसका मास है, मैंने इसमें कुछ मास रख दिया, m + Δm रख दिया, ठीक, नीचे आने लगा g/4 से। बताओ Δm कितना होगा, करोगे, क्या करोगे बोलो। इस केस में उसका वेट कितना, mg नीचे, बाइंड फोर्स b ऊपर। इस केस में उसका m + Δm × g नीचे और बाइंड फोर्स b ऊपर, ऐसा लगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे बोलो, ये ऊपर जा रहा है g/4 से, क्या लिखोगे बोलो, हाँ, b - mg = m × g/4, पहला। दूसरा यहां से क्या लिखोगे, नेट एक्सेलरेशन mg बड़ा, m Δm × g = m + Δm × कितना, g/4। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना होगा, दोनों करो।
कितना? इसका आया आंसर m/3 और इसका आया 2m/3, 2m/3 हो जाएगा। ठीक है।